द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ दिल्ली से शरीक गुफ्तगू हैं रोहित शर्मा जी, कराची से मौजूद हैं मेजर नदीम साहब और इस्लामाबाद से हैं वसीम अल्ताफ साहब। और आज हम बात करेंगे हाल ही में रिलीज होने वाली एक डॉक्यूमेंट्री जिसकी बहुत हाइप है और जिसका टाइटल है डी क्लासिफाइड कोलन ऑपरेशन सिंदूर। और मैं आपसे अगर शुरू करूं, रोहित जी, हमारे आईएसपीआर ने इसको कंडेम किया है कि ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है और इसमें बॉलीवुड स्टाइल की जो है ना रिकंस्ट्रक्शन की गई है। तो आप कैसे देखते हैं इसको और कितनी क्रेडिबल है ये, क्योंकि इसमें जो ऑपरेशन सिंदूर के जो कैरेक्टर्स थे, ज्यादातर कैरेक्टर्स मिलिट्री के लोग और फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल, उनके क्लिप्स भी मौजूद हैं। तो आप कैसे देखते हैं इसको? हाउ क्रेडिबल इज इट? सर, ये एक मूवी नहीं है। हालांकि देयर समथिंग नोन एज सिनेमैटिक लिबर्टी, और सिनेमैटिक लिबर्टी जो है वो ये बताती है कि आप उसमें कुछ लिबर्टी ले सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। जैसे कि मैं बोलूं कि आप धुरंधर मूवी पे जाए तो अजीत डोभाल का नाम सामने रखा है ना, बट द फैक्ट्स इज के जो उसमें असलियत बताई गई है वो सामने है। हाईजैकिंग हुई थी, हाईजैकिंग के बाद ऑपरेशंस क्या किया गया था वो भी सामने था, और उसमें कुछ सिनेमैटिक लिबर्टी हो सकती है। ये तो डॉक्यूमेंट्री शॉट बनाई गई है, तो डॉक्यूमेंट्री शॉट बनाई गई है, उस डॉक्यूमेंट्री में बहुत ज्यादा सिनेमैटिक लिबर्टी नहीं होती है। अच्छा, दूसरी चीज, डीजीआईएसपीआर बोल रहे हैं कि बॉलीवुड शॉट बनाया है, इनएक्यूरेट बनाया, तो व्हाट इज डीजीआईएसपीआर एक्सपेक्टेड टू स्पीक? डीजीआईएसपीआर का काम है, तनख्वाह लेते हैं वो इस चीज का, कि वो ये बोले कि इंडियन नैरेटिव इज फेक। मैं डीजीएसपीआर साहब से आपके माध्यम से एक क्वेश्चन पूछूंगा। सर, क्या 4 दिन लड़ाई चली थी, 4 दिन के बाद 1 हफ्ता और आप अपनी कुछ डिटेल्स देते रहे, क्या आपने इन सब में बोला था कि नूर खान एयरबेस पे अटैक है? नहीं बोला था ना। आपके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को ऑन एयर आके 7 महीने बाद, आफ्टर 7 months योर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर केम ऑन एयर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि नूर खान एयरबेस पे नुकसान है। तो डीजीएसपीआर को पता नहीं था, या आर्मी बताना नहीं चाहती थी, या पाकिस्तान से झूठ बोल रहे थे। आज तक पाकिस्तान ने पूरी रियलिटी नहीं बताई कितनी जगह नुकसान है। 7-8 महीने बाद जाकर के आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप बता रही है कि यस नुकसान है। तो व्हाट इज द डीजीआईएसपीआर फॉर एंड व्हाट इज द आर्मी फॉर? हम इंडिया झूठ नहीं बोलता। इंडिया ने पहले दिन माना कि हाँ नुकसान है हमारे पास। डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, ने बोला। इंडिया की जो इंडियन आर्मी की स्पोक्स पर्सन थी, आप भी हैं, कर्नल सोफिया जी, उन्होंने भी बोला, सोफिया कुरैशी नाम है उनका, उन्होंने भी बोला कि ये नुकसान है। तो ये डीजीआईएसपीआर को झूठ बोल रहे थे। इलेक्शन लड़ने जाने के मूड में है क्या? आज भी आप झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, ये आप बताएंगे या 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल बाद पता चल जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान के झूठ जो है वो सालों बाद पता चलते हैं ना, ऑन द स्पॉट तो नहीं पता। पाकिस्तानी आर्मी स्पोक्स पर्सन, पाकिस्तानी आर्मी चीफ उस समय के जनरल परवेज मुशर्रफ और उस समय के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब सभी झूठ बोलते रहे कि करगिल में वॉर हुई है, हमारी तो आर्मी वहां नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, ये तो मुजाहिदीन लड़ रहे हैं। तो फैक्ट रिमेन्स के उसके बाद तो प्रूव हो गया कि नॉर्मल लाइट इन्फेंट्री थी। तो सच्चाई जो है, आप इस डॉक्यूमेंट्री को देखें, लोग देखें इस डॉक्यूमेंट्री को, उसके बाद आपके सामने क्लैरिटी से आ जाएगा कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। क्योंकि पाकिस्तानी साइड से वी हैव सीन कि पाकिस्तानी साइड से जो बोला जाता है वो 3 साल, 5 साल, 10 साल बाद झूठ प्रूव हो जाता है। अच्छा, हमने ये भी प्लीज जी रोहित जी, इंडिया ने भी तो ये एक्सेप्ट नहीं किया ना कि उनके कितने जहाज गिरे। मोहित पीरजादा ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि दोनों साइड्स को अब जो है ना ऑनेस्ट डैमेज असेसमेंट देनी चाहिए, और उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि इंडिया के जो मिसाइल्स थे ज्यादा एक्यूरेट थे और हमारा नुकसान हुआ। लेकिन क्या दोनों साइड जो है, वैसे तो वो कहते हैं ना कि ट्रूथ इज द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वॉर, कि सच्चाई जो है ना पहला शिकार बनती है जंग का। तो क्या अब टाइम नहीं आ गया कि दोनों मुल्क जो हैं ऑनेस्ट डैमेज असेसमेंट दें? सर, कितने जहाज गिरे उससे पहले हमने मान लिया कि हमारे पास नुकसान है? क्या पाकिस्तान ने एक बार भी माना कितने जहाज गिरे हैं? भाई
फोटो निकाल दी, और फोटो इंडिपेंडेंट फोटोज हैं, इंडियन आर्मी ने भी अलग से निकाली, इंडियन आर्मी की प्रेस ब्रीफिंग में थी, लेकिन फोटोग्राफ्स निकाली गई, सबके सामने है। क्या फोटोग्राफ्स में नहीं दिख रहा कि हैंगर में होल है, और एक नहीं कम से कम 10 हैंगर्स में होल दिखाया। आपके हैंगर्स में प्लेन नहीं होते तो कहाँ थे वो फाइटर जेट्स? क्या आपने ईरान में खड़े किए थे, बहरीन में मान लूंगा, बहरीन में भी खड़े, आप बोली सऊदी अरेबिया में, ऐसी भी तो कोई स्टेटमेंट नहीं है ये सामने कि हमारे सऊदी अरेबिया में प्लेन थे सारे या नहीं थे। दूसरी चीज, ऑनेस्ट असेसमेंट आ जाएगी, कोई बड़ी चीज थोड़ी है। इंडिया ने 36 जो राफेल जेट्स है उनकी मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट निकाल दिया। पाकिस्तान तो बोल रहा था हमने 5-6 राफेल गिराए। देन सेकेंडली, पाकिस्तान वॉर खत्म होने के कम से कम 2 हफ्ते बाद तक, मे भी 1 महीने बाद तक, यह बोलता रहा कि 5 प्लेन गिराएंगे, 5। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उसको 7 किया तो पाकिस्तान ने 7 कर दिया, फिर उसके बाद 8 किया तो पाकिस्तान ने 8 कर दिया, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने 9 किया तो उसे बढ़ा दिया, अब 11 बोल रहा है तो पाकिस्तान ने 11 नहीं बोला, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो कितने हमारे जहाज गिरे वो डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं, ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप के अपने 40 प्लेन ईरान वॉर में बर्बाद हो गए तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी स्टेटमेंट ही नहीं दी। तो ये दुनिया ऐसी है। मैं आपको लेके जाऊंगा ज़िल्मे खलीलजाद की किताब पे। ज़िल्मे खलीलजाद इस समय स्पेशल एनवॉय हैं इस एरिया के लिए, अमेरिका के। उस जमाने में वो अमेरिकन एम्बेसडर टू अफगानिस्तान होते थे। किताब लिखी ज़िल्मे खलीलजाद ने, और ज़िल्मे खलीलजाद ने बोला कि हमें नहीं पता पाकिस्तान हमारा एलाय है कि दुश्मन। हम तालिबान के खिलाफ, मतलब इन द प्रीवियस टेन्योर आफ्टर बिफोर 9/11, वो जो अमेरिका पे अटैक हुआ था, ज़िल्मे खलीलजाद ने बोला कि हम अमेरिका की तरफ से पाकिस्तानी आर्मी को जो भी डिवाइसेस दे रहे हैं, इनफैक्ट उन्होंने नाइट विजन डिवाइस का स्पेसिफिकली मेंशन किया कि हम जो भी हथियार दे रहे हैं वो तालिबान के पास से पकड़े जा रहे हैं, मरे हुए तालिबान के पास से रिकवर हो रहे हैं, उस पर लिखा है मेड इन अमेरिका। हमने तो ये पाकिस्तानी आर्मी को दिए थे, तालिबान के पास कैसे पहुंच रहे, वी डोंट नो। तो रियलिटी इज दिस के पाकिस्तानी आर्मी हैज बीन लाइंग फॉर लॉन्ग। अब वो झूठ बोलते रहे, फाइन, अगर झूठ बोलने से ही आपका काम चलता है तो एक बात ये है कि झूठ चल जाता है 10 दिन, 20 दिन, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, लेकिन जितना लंबा वो झूठ बढ़ता है उसकी कैजुअलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। जी, हमारे कंट्री में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट देन एक रियलिटी सामने होनी चाहिए। और मैं डीजीएमओ को, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस को, इस चीज के लिए मुबारकबाद दूंगा कि कम से कम सच बोलने की हिम्मत थी। डीजीएमओ ही नहीं, हमारी सीडीएस ने भी बोला कि इस नुकसान था हमारे पास। पाकिस्तान की तरफ से तो 6 महीने 7 महीने बाद आया ना, तो मैं आई हैव नो रीजंस टू डाउट दिस डॉक्यूमेंट्री। पाकिस्तान की तरफ से सच आया होता तो मैं इसको डाउट करता, पाकिस्तान ने माना होता कि हमारे पास इतना था। अब तो मेरे सामने एक सिचुएशन ये है कि जहां एक कंट्री ने माना कि हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, हमारे पास डैमेज है, दूसरा कंट्री ने बोला हमारे तो कौवा भी नहीं मरा। तो मैं किसकी बात मानूं? मैं इस डॉक्यूमेंट्री को मानना मेरी मजबूरी बनती है ना। अच्छा, मैं एक करेक्शन कर दूं कि ज़िल्मे खलीलजाद अब जो है स्पेशल एनवॉय नहीं है वो। मेजर साहब, आप क्या कहेंगे कि जो आईएसपीआर ने दिया, कमेंट दिया इस पे, जो उन्होंने क्रिटिसाइज किया, अगर वो ना करते तो ज्यादा अच्छा ना होता? क्योंकि वो कहते हैं ना कि समटाइम्स यू हैव टू किल बाय निगलेक्ट। तो किसी चीज को अगर आप इग्नोर करें तो वो फिर मशहूर नहीं होती। जैसे किताब पे आप बैन लगा दें तो वो किताब ज्यादा मशहूर हो जाती है, फिर लोग ढूंढते हैं उस किताब को। तो क्या आपके ख्याल में आईएसपीआर को ये रिएक्शन देना चाहिए था, और क्या फिर पाकिस्तान को भी इसी तरह की एक काउंटर डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए? देखिए, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उसूल होते हैं, और वो उसूल ये हैं कि जब कोई एनिमी साइड से आपके ऊपर कोई भी एक्शन हो तो उसको रिस्पॉन्ड किया जाता है। और पाकिस्तान ने हमेशा इंडिया के तमाम एक्शंस को रिस्पॉन्ड किया। इंडिया ने न्यूक्लियर बम बनाया, हमने रिस्पॉन्ड किया। इंडिया बैलिस्टिक पे गया, हम बैलिस्टिक पे गए। इंडिया क्रूज पे गया, हम क्रूज पर गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर चीज़ में इनको रिस्पॉन्स करना होता है। इसी तरह से मिनिमम डेटरेंस जो है वो आपने मेंटेन करना होता है, मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस। इसी तरह से अगर कोई रिटोरिक आता है एनिमी साइड से तो उसको भी रिस्पॉन्ड करना होता है। वो डेफिनेटली जो ऊपर लोग बैठे हैं वो उसको सारे प्रोस एंड कॉन्स देखते हैं, लेकिन क्योंकि
इंडिया की तरफ से इस तरह की चीज़ें इतनी ज़्यादा आ रही हैं जब से ये पहलगाम का अटैक से लेकर, जैसे ये सारा कोई एक प्लान, और जैसे हमने इसको कहा कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, तो इंडिया को ये शायद याद भी नहीं होगा कि आखिरी दफ़ा इन्होंने सच कब बोला था। यही हमारे शर्मा भाई को भी याद नहीं होगा कि आखिरी दफ़ा इन्होंने इंडिया की तरफ से सच कब बोला। तो ये जो भी रिटोरिक आता है उसका रिस्पॉन्ड करना होता है शकील भाई, तो हमने भी रिस्पॉन्ड किया। तो ये इस तरह से करना पड़ता है। दूसरी बात ये कि ऐसी मूवी तो आप शकील भाई कह रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि हाँ, हमें भी बना देनी चाहिए। अगर ऐसी ही मूवियों से दुनिया का जो माइंडसेट है उसको चेंज किया जा सकता है, और दुनिया समझती है कि कोई भी अपने मुल्क के बारे में, तो मैं समझता हूँ इसराइल को भी बना देनी चाहिए कि जी बड़ा हमारे पास तो ऐसा हो गया जी, और 75,000 बंदे, औरतें, बच्चे उन्होंने मार दिए, उसको जस्टिफाई कर दें। तो ये कहना कि जी इस तरह की मूवी हमने बना दी और उसको आप बिल्कुल बिल्कुल आप समझ सकते हैं, आप लोग वहाँ के हैं, आप लोग को पता है, तो आप उसको सच जाने झूठ जाने वो आपका मसला है, लेकिन हमारे कंट्री के लिए ये सारा बिल्कुल बेसलेस और फेक है। उसकी वजह ये है कि मैं तमाम फोरम पर हमेशा मीडिया पर एक ही डिमांड मेरी करता रहा। वो डिमांड ये था कि एक 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 क्लिप दिखा दें जिसमें नूर खान बेस अंडर फायर हो। आपके पास जो भी क्लिप्स हैं उसमें क्रेटर पड़ा हुआ है, एक लैंडिंग स्ट्रिप आप दिखाते हैं, या ऊपर से सेटेलाइट से दिखाते हैं कि जैसे वो किसी ने इंक डाली और एकदम से इंक फैल गई, कुछ पता नहीं चलता। अच्छा, जब मुरीद के पे अटैक किया है बाकी जगह पे, बालपुर पे, तो सारी दुनिया ने उसके खड़े होके मोबाइल से पिक्चर बनाई है, क्योंकि ये एक कल्चर है कि यार कुछ हो जाता है लोग क्लिप बनाते हैं और डाल देते हैं यूट्यूब पर। वो तो बाद में पता चलता है कि यार क्या चीज़ थी। नूर खान बेस मेन रोड के ऊपर है, आपको अच्छी तरह पता है, पिंडी इस्लामाबाद की, और वहां पर किसी ने कोई क्लिप आज तक मुझे नहीं मिली कि नूर खान बेस अंडर फायर हो, आग लगी हुई है जी, और भी कोई बेस, ठीक है। अब कहीं उसके दूर कहीं जाके वो रनवे की आपने तस्वीरें दिखाई हर जगह के जी, क्रेटर है लैंडिंग स्ट्रिप के ऊपर, तो ये इसको कैसे मान लें। तो इसी तरह से मैंने हमेशा कहा कि एक क्लिप के साथ मैंने एक और वर्ड यूज किया कि एक कंट्री अपने साथ मिला लें, जो आपके साथ खड़ा हो के ये कह दे कि बिल्कुल सही है, ये जो आप इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये डोजियर आपने हमें दिखाया और इसके अंदर तो भाई बड़ी क्लियर एविडेंस है, 100 नहीं 101% है। हम अपने जो फॉरेन ऑफिस से ये ऐलान करते हैं कि जनाब हमने इसको पूरा पढ़ लिया और उसमें बिल्कुल क्लियर है कि जी ये PAK-ISTN जो है इसमें इन्वॉल्व है। तो मैंने कहा चलो भूटान से ही गलवा दें, नॉट अ सिंगल कंट्री। तो ऐसे रिटोरिक, इस तरह के बयानिए, इस तरह का नैरेटिव तो कोई भी बना सकता है जी। अच्छा मेजर साहब, एक और चीज जो बड़ी अहम है इसमें, वो ये है कि उस वक्त के DGMO जो थे इंडियन साइड पे, राजीव घई साहब, उन्होंने ये कहा है कि 10 मई को 9 बजे मुझे पैगाम मिला कि पाकिस्तानी DGMO बात करना चाहते हैं। तो मैंने कहा जी अच्छा थोड़ी देर में करते हैं, फिर उस हॉटलाइन में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो वो फिक्स हुई, फिर 3:30 बजे वो कहते हैं बात हुई। उनके बकौल पाकिस्तानी DGMO जो थे मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला, उन्होंने ये कहा कि जी आपने हमारा काफ़ी नुकसान कर दिया है, ब्रह्मोस आपने बहुत चलाए हैं, तो अब सीज फायर करते हैं, अब आप सेटिस्फाई हो गए होंगे। तो उस पे जो है उन्होंने कहा कि ठीक है जी, वो एग्री कर लिया कि 5:30 बजे सीज फायर होगा। और उसमें एक और डेवलपमेंट ये हुई कि 10 बजे मार्को रूबियो जो अमेरिकन वजीर खारजा हैं, उनका अपने काउंटर पार्ट, इंडियन काउंटर पार्ट डॉक्टर जयशंकर को फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तानी जो है सीज फायर करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जी उनको कहें फिर DGMO, हमारे DGMO से बात करें। तो इस तरह से सीज फायर हुआ। तो आप क्या कहते हैं, इज दिस अ क्रेडिबल वर्जन ऑफ इवेंट्स? देखिए इसमें ये था कि DGMO बाकायदा तमाम फौज के साथ, इसमें सारे कोर कमांडर्स भी थे और COS भी थे, ये सब गए बॉर्डर के ऊपर और जाके इनके आगे हाथ जोड़े हैं और इनसे रिक्वेस्ट की है कि यार खुदा के वास्ते ये रोक दो, आपने जो करना था कर लिया, और ये जो आपकी सूफिया कुरैशी चिल्ला रही है टेबल पे बैठकर,
कि वी डोंट वांट एस्केलेशन, वी डोंट वांट एस्केलेशन, वी डोंट वांट एस्केलेशन। तो पता नहीं कौन सी एस्केलेशन, हमने कौन सी एस्केलेशन, एस्केलेशन तो आप कर रहे हैं, माफ करो यार खुदा के वास्ते। और आप बोलते हो तो प्राइम मिनिस्टर को भी हाथ पकड़ के ले आते हैं इधर बॉर्डर पे, और वो भी माफी मांग लेता है, तो बंद करो यार जल्दी से। उधर ट्रम्प बोलता है मैंने करा दिया, मार्को रूबियो और डीजीएम को पता नहीं क्या क्या निकाल दिया। ऐसे तो शकील भाई 100 स्टोरियां हम भी बना लें कि जनाब फोन पे बात हुई। आप देखिए ना, तो यहाँ तो हमारे तो स्टोरियां बनाने में तो हम तो वैसे ही माहिर है, मजहब पे, हिस्ट्री पे, और ये स्टोरी बनाना कौन सा है। तो ये ऐसे स्टोरियां नहीं होती। मैंने जैसे आपसे कहा कि देखिए क्रेडिबल एविडेंस होती है जिस पे दुनिया मानती है। जैसे मैंने कहा यार किसी ने तो क्लिप बनाया होगा, रोड पे चलते फिरते मोटरसाइकिलों पे फिर रहे हैं, ड्रोन उठा के इंडिया के लेके भागे, तो उन्होंने वीडियो नहीं बनाया, कोई क्लिप नहीं दे रहे। अरे भाई एक भूटान को कह दो कि यार तुम अपने फॉरेन ऑफिस से स्टेटमेंट निकाल दो कि ऐसा ऐसा है, भूटान का तो फ्यूल आपकी बगैर नहीं चल सकता, वो भी नहीं देने को तैयार है। तो जब इसी तरह की चीजें, मैंने लॉजिकल बात की कि ट्रम्प साहब अगर कहें कि जी मैंने जहाज, इतने जहाज गिरे हैं, तो वो अगर अपने बारे में ये बात नहीं करें तो उनकी बातचीत भी क्रेडिबल नहीं है। तो भाई क्रेडिबल है क्या, तो इसलिए लॉजिकल बात की कि यार डिजिटल एविडेंसेस ही कम से कम दिखा दो, ठीक है। ऐसे तो ना वो मानने पर तैयार है ना ये मानने पर तैयार है, ठीक है। बाकी जहाज तो सारी दुनिया के सामने गिरे, रफाइल का स्टॉक्स डाउन हुआ। इसी तरह से जो चाइना के हमारे J-17 और J-10C थे, इनका स्टॉक ऊपर, इनकी जो मार्केट वैल्यू और जो स्टॉक्स था जो, वो सारा ऊपर गया, सारी दुनिया के सामने है उस वक्त। बल्कि यहाँ तक अब ये भी हमारे यहाँ कहानी बन गई कि जी वो फ्रांस के सदर जो है वो आए और उन्होंने कहा कि यार ये तुसी की कर देता है तानू, ये हमने इतने सारे रफाल दिए, तुसी तो सारी मार्केट खराब कर देती, हमारी तो अब रफाल को खरीदेगा कोई नहीं, इसका अब हम रक्षा चलाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हम ही खरीदेंगे और कोई नहीं खरीदेगा, आप बेफिक्र रहो, आप हमें बेच दो, तो और ले ली। तो ये ऐसे रिटोरिक बनाना कौन सा मुश्किल है। आप वो अगर लॉजिक देखनी है इनकी चेन ऑफ कमांड में, तो आप वो जनरल साहब की पुराने चीफ की बुक देख लें। वो कहते हैं ओ 80 मीटर आ गया भाई टैंक, ओ भाई 90 मीटर आ गया, 70 मीटर आ गया, तुसी सानू जवाब दो। तो राजनाथ साहब कहते हैं ओ भाई तुसी आप ही डिसाइड कर लो, ठीक है, वटेवर जो भी है तुसी आप ही डिसाइड कर लो, मैं तो जा रहा हूँ सुनो, ठीक है, असी तुसी लस्सी पीती है, मैं तो जा रहा हूँ। ओ भाई अच्छा, तो ये मेजर साहब सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये बताइए कि आप इस चीज से डिनाई कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने सीज फायर की रिक्वेस्ट नहीं की और सीज फायर की रिक्वेस्ट इंडिया की तरफ से आई थी, आर यू सेइंग दैट? देखिए ना सीज फायर की रिक्वेस्ट इंडिया की तरफ से आई ना पाकिस्तान की तरफ से, बोथ दी कंट्रीज तो डिटरमिनेड थे। लेकिन इंडिया की तरफ से एक सबूत डिजिटल मौजूद है कि सूफिया कुरैशी पूरे स्क्रीन के ऊपर बोलती थी, और एक और लेडी थी, वो मुझे नाम याद नहीं, उन्होंने कहा कि वी डोंट वांट एस्केलेशन, वी डोंट वांट एस्केलेशन, वी डोंट वांट एस्केलेशन। उन्होंने कहा कि जनाब हम एस्केलेशन नहीं चाहते, हमने जो करना था ये किया है। ये मौजूद है रिकॉर्ड के ऊपर। बाकी ट्रम्प साहब जो बता रहे हैं वो आपके सामने है, सारी दुनिया के सामने। मार्को रूबियो साहब जो बता रहे हैं कि जी मैंने उनको दोनों को फ़ोन किया, दोनों को बताया कि जी मैं जो ये ट्रेड वॉर शुरू कर दूंगा और इस तरह से जनाब वो लगा दूंगा आपके ऊपर, टैरिफ वॉर जिसे कहते हैं। तो दोनों फिर मान गए। अब ये लोग तो ये कहते हैं कि जनाब उधर से बंदा आया, वो नेवल चीफ तो तैयार बैठा था, नेवल चीफ का मैंने देखा बयान इंडिया के, वो नेवल चीफ हम तो तैयार बैठे थे, तो अचानक जनाब वो पता चला कि वो उधर से जनाब उनका वो उसका फोन आ गया फला का जी नेवी का, पाकिस्तान के किसी मार्जिन अपना, तो उसने जनाब नेवल कमांडर उसने कहा कि जी बस करो यार, वो सीज फायर करो, खत्म करो। तो देखिए सिर्फ 5 सेकंड पहले तो हमने रोक दिया कि अच्छा हो स्टॉप होल्ड ऑन, 5 सेकंड पहले रोक। अब इस तरह की बातें करना, अच्छा जी चले, मैं कहता हूं कि पाकिस्तान ने भी कह दिया और इंडिया ने जनाब फौरन मान लिया, पाकिस्तान ने अभी निकाला और यार जल्द रोको 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 खत्म करो, और बाद में कह रहे अभी तक तो चल रहा है ऑपरेशन सिंधु। मतलब आप बताइए, ये इस तरह की बातें करना, दोनों की तरफ से कोई ऐसा नहीं था, दोनों डिटरमिन्ड थे, ये बिल्कुल इस तरह से हुआ और दोनों उसके ऊपर एग्री कर गए, ठीक है, कि जनाब चलो ठीक है खत्म करो, अभी जो होना था जो हो गया आपस में, उधर उन्होंने मारा तो हमने भी मार दिया, तो बराबर हो गया अभी, ठीक है। अच्छा मेजर साहब, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया था कि सीज फायर की रिक्वेस्ट इंडिया की तरफ से आई, इंडियंस ये कह रहे हैं कि सीज फायर की रिक्वेस्ट पाकिस्तान से आई, तो यस और नो में आप जवाब दे दीजिए, किसकी तरफ से आई, कौन गलत कह रहा है, कौन सही?
देखिए, मैंने इसीलिए आपको सूफिया कुरैशी की स्टेटमेंट का हवाला दिया नहीं जब वो उन्होंने पहला वो अटैक तो किया। आपकी बात दुरुस्त है, वो वो तो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, क्योंकि मेजर वो साहब उससे ऑफिशियली वो मेजर साहब उससे भी मिलिट्री सीनियर की लोगों ने, स्पोक्स पर्सन थी। सॉरी सॉरी सर फॉर इंटरप्टिंग, एक मैं ये चीज कह रहा हूँ उससे जो है ना, उससे मैं भी सीनियर इंटरवीन लोगों करूं, ने, एक कर मिनट, सकता हूं? उससे भी सीनियर लोगों ने ये तो कहा कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते। सोफिया कुरैशी से बहुत सीनियर लोगों ने यही कहा। जी और जी जो जी। पहली कम्युनिकेशन हुई यानी ये स्ट्राइक्स करने के बाद इंडिया ने वो यही कहा था कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते, हमने पाकिस्तान की मिलिट्री को टारगेट नहीं किया, हमने जिनको हम टेररिस्ट टारगेट समझते हैं उनको हिट किया। शर्मा जी आप ब्रीफली को बात कीजिएगा, फिर वसीम साहब बात मैं करेंगे। जरा मैं जरा एक चीज बोलना चाहूंगा। मेजर नदीम जो है मेरे बड़े भाई की तरह है, सीनियर आदमी है। मैं इनसे एक चीज पूछना चाह रहा था कि सर, वी डोंट वांट एस्केलेशन एंड वी वांट सीज फायर, ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, इनको जोड़ने के लिए आप किसने बोला है, डीजीएसपीआर ने या प्राइम मिनिस्टर ने? पता नहीं आप क्या बात कर रहे हैं, मेरे चले समझ नहीं आई। ये दोनों की चले मीनिंग मैं एक ही कह रहा होती हूँ है। डोंट ये वांट एस्केलेशन, तो यूक्रेन में भी बोला जा रहा है ना, डोंट वांट एस्केलेशन। क्या सीज फायर हो गई वहां पे? डोंट वांट एस्केलेशन मतलब हम एस्केलेट नहीं करना चाहते, ये बात तो हर दुनिया में हर आदमी बोलता है। लेकिन वी वांट सीज फायर ये किसने बोला था? डोंट वांट एस्केलेशन ये तो हर आदमी, ये तो हमारी सोफिया सीज कुरैशी फायर पहले का दिन से बोल मतलब रही थी। पीस नहीं होता। एस्केलेशन का मतलब यही होता है कि बस सीज फायर करना। यही दोनों के डोंट वांट इंटरचेंजेबली यूज एस्केलेशन होती का है, मतलब होता है सीज अच्छा फायर। मेरा भी चलें यही ख्याल है। अच्छा, चलें आप बेहतर समझते होंगे, मैं आपकी बात की। चलिए वसीम साहब, वसीम साहब आप कैसे देखते हैं इस अब तक जो हमारी डिस्कशन हुई है उसको? और मेजर साहब ने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें ये उठाया कि पहलगाम वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या ये आप कहना कि भाई किसी को कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, आप एक ये तो कह सकते हैं भाई हमारा हाथ नहीं है इसमें, हमें आपसे हमदर्दी है, हम इसको कंडेम करते हैं। लेकिन जब आप फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं तो दैट अमाउंट्स टू रबिंग सॉल्ट इनटू द वुंड्स ऑफ द अदर पार्टी। तो आप कैसे देखते हैं इस क्लेम को? और क्या इंटरनेशनल मीडिया में किसी ने, चाइना का मीडिया ले लें, ब्रिटेन का मीडिया ले लें, अमेरिका का ले लें, किसी मीडिया हाउस ने, किसी क्रेडिबल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी जर्नलिस्ट ने, किसी वर्ल्ड लीडर ने ये कहा कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है? नहीं, ये किसी ने भी नहीं कहा कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, और ये कहना भी नहीं चाहिए था। अगर आप कहती हैं कि इंडिया के पास पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट का सबूत नहीं है, तो फिर आपके पास भी इस चीज़ का सबूत नहीं है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो अब बात ये है कि जो पहले बात हो रही थी कि सीज़ फायर किसने डिमांड किया, तो वो अमेरिकन एक इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर के डायरेक्टर हैं जॉन स्पेंसर। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सॉट सीज़ फायर, जिसमें जनरल काशिफ अब्दुल्ला जो हमारे डीजीएमओ हैं उनकी बात हुई थी इंडियन डीजीएमओ के साथ, और उन्होंने यही सीज़ फायर की एक तरह से रिक्वेस्ट की थी उन्होंने, और वो हो गया था। अच्छा, अब जो पूरा मामला है उसमें उसमें ये है कि देखिए, एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, और दहशतगर्दी के वाक़ये पे आपको फ़ौरी तौर पे हमारी हुकूमत को उसको कंडेम करना चाहिए था। हमारे हुकूमत को फ़ौरी तौर पे एक कंडेमनेशन देनी चाहिए थी, एक स्टेटमेंट देनी चाहिए थी, जो कि नहीं दी गई। बल्कि उल्टा बहुत से लोग ये कहते रहे जी कि ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और उसके नतीजे में जो जंग हुई, उस जंग के नतीजे में इंडिया में पूरी एक उन्होंने इंक्वायरी की, टॉप लेवल पे हर तरह से उसको देखा। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली होता ये रहा है ओवर द ईयर्स, आप पूरी हमारी हिस्ट्री देख लें कि यहाँ पे तो ओजड़ी कैंप का सान्या हुआ था, जिसमें कि तकरीबन 250 हमारे अपने शहरी मारे गए थे, और उसकी इंक्वायरी नहीं हुई। एबटाबाद में उसामा बिन लादेन को मारा गया, उनकी पेनिट्रेशन हुई, जहाज अंदर आए, आके मार के चले गए, उसकी लाश भी ले गए, कोई इंक्वायरी नहीं हुई। उसके बाद फिर कारगिल हुआ, कारगिल पे कोई इंक्वायरी नहीं हुई। फिर ये जो पहलगाम में जो कुछ हुआ, और उसके बाद जो कंडक्ट ऑफ वॉर था, इस पे कोई इंक्वायरी नहीं हुई। असूली तौर पे तो होना ये चाहिए कि इस तरह के जितने भी सान्हे हों, इवेंट्स हों,
उनकी प्रॉपर एक इंक्वायरी हो और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए, ताकि आपको अपने जो आपकी जो फॉल्ट लाइंस हैं उनका पता चले, सिक्योरिटी लैप्सेस का पता चले और आइंदा के लिए फिर आप कोई रेमेडियल मेजर्स ले सकें। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं होती रही और यही वजह है कि हम फिर बाद में अगर इंडिया की तरफ से कोई फिल्म बनती है तो हम कहते हैं ये भी गलत है। हमने क्यों नहीं फिल्म बना ली? हमने क्यों नहीं एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और हमने दुनिया को बताया कि यार हम तो बिल्कुल ठीक थे, इंडिया गलत था। आप फिल्म बनाएं, आप डॉक्यूमेंट्री बनाएं, आप इंक्वायरी कराएं और आप उनको झूठा साबित करें कि वो गलत कह रहे हैं, बजाय इसके कि आप सिर्फ रेटोरिक का सहारा लें कि जी आप झूठे हैं, आप गलत बयानी करते हैं, आप ये हैं वो हैं। आप भी तो कुछ करें ना। हमारे यहाँ तो इस तरह का कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जाता। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हमें इस हवाले से भी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। जी शकील। जी शर्मा जी, इंडिया में कैसे इस डॉक्यूमेंट्री को लिया जा रहा है? तो मैंने सुना बड़ी हाइप है इसकी, तो आप क्या कहेंगे? और जो मेजर साहब ने बातें की, वसीम साहब ने की, उस पर भी कुछ ब्रीफली कमेंट कीजिएगा। मेजर साहब ने बहुत बोला कि रेस्पॉन्स जो था वो न्यूक्लियर भी हो सकता था, ये वो। सर एक चीज, न्यूक्लियर रिस्पॉन्स इतना आसान नहीं है। अभी अभी कल परसों की एक वो है अमेरिकन थिंक टैंक की खबर है कि पाकिस्तान जो इतने टाइम से बोल रहा था कि हम नहीं न्यूक्लियर वेपन्स इमरान खान की शादी के लिए नहीं रखे हैं, 4 दिन में प्रूव हो गया कि वो इमरान खान की शादी के लिए रखे। 4 दिन में आप न्यूक्लियर रिस्पॉन्स दे सकते थे। पाकिस्तान का स्टैंड जो है वो ये नहीं है, सेकेंड यूज नहीं है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर स्टैंड है फर्स्ट यूज, नो फर्स्ट यूज नहीं है। इंडिया का है नो फर्स्ट यूज, पाकिस्तान फर्स्ट यूज में। 4 दिन तक पाकिस्तान ने न्यूक्लियर यूज नहीं किया। उसे पता था कि न्यूक्लियर अटैक हम करेंगे तो सामने से क्या आएगा। उसे ये भी पता था कि इंडिया किस तरीके के न्यूक्लियर वेपन्स रखता है और पाकिस्तान किस तरीके के रखता है और कितनी किसकी कैपेबिलिटी है, डिलीवरी कैपेबिलिटी एज वेल एज द कैपेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो वो उसके बाद से कोई इंडिया को मतलब पिछले 1 साल से 1 साल पहले वो तकरीबन ऑपरेशन सिंदूर 4 दिन की लड़ाई थी। पिछले 1 साल से कोई भी पाकिस्तानी बोलो तो पैनलिस्ट, टीवी पैनलिस्ट या कोई भी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन या बोले तो आर्मी ऑफिसर्स ने कभी ऐसे धमकी नहीं दी थी, लेकिन आर्मी ऑफिसर को भी मैं यहाँ इन्वॉल्व करूंगा, किसी ने न्यूक्लियर वॉर की धमकी नहीं दी है। सबने वॉर की धमकी दी है, न्यूक्लियर वॉर की। इवन बिलावल जरदारी, उन्होंने वॉर की धमकी दी है कि पानी रोकोगे वॉर होगी। न्यूक्लियर वॉर की धमकी नहीं दी है। सबको औकात समझ में आ गई कि न्यूक्लियर वॉर करना बहुत मुश्किल है। एक चीज के कोई प्रूफ नहीं है नूर खान का, और मेजर नदीम साहब बोल रहे हैं तो मानना पड़ेगा यार, मैं भी मान लेता हूँ। लेकिन मेजर नदीम साहब को मुझे नहीं बताना ये बात। आप अपने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को बोलो जिन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला। अरे मुझे क्यों बोल रहे यार, मैं तो इंडियन हूँ, मैं तो सरहद पार बैठा हूँ। आपके घर के थोड़े से दूर, अगर आप इस्लामाबाद में बैठे हैं तो ड्राइविंग डिस्टेंस में है, और अगर आप लाहौर में बैठे हैं तो 8 घंटे ट्रैवल करके चले जाइए। जरा उनको बताओ यार, कोई कैजुअलिटी नहीं है, नूर खान पे कोई डैमेज नहीं है, तो तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे बोल रहे हो? लेकिन ठीक है, अपनी प्रॉब्लम है। अब व्हेन अ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर स्पीक्स, आई थिंक वो बकवास तो नहीं बोलता हो, किसी कंट्री का नहीं बोलता है। और हर कंट्री का डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इज ऑफ कोर्स किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ब्रीफ्ड होता है, और आप ही के लोग ब्रीफ करते हैं, तो वो उनके पास होगी डिटेल्स। और उनके पास डिटेल कैसे होंगी? वो नूर खान एयरबेस में उनका घर तो है नहीं, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे नूर खान तो जाते नहीं। एयरफोर्स नहीं बताया होगा ना कि यहाँ कैजुअलिटी है या यहाँ पे वो डैमेज है, तभी बोले होंगे। या उन्होंने इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख करके बोल दिया तो बड़ी अच्छी बात है, वो इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं, मुझे खुशी है कि वो इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते रहे, तो बाकी चीजें भी बोल देते वो। एक चीज और इन्होंने बोली कि इंडिया ने जो प्रूफ दिया उसमें कहीं एक गड्ढा देखा, कहीं कुछ देखा। अरे सर, मतलब बड़े अच्छे आदमी हैं आप, मतलब बड़े समझदार आदमी है सर। इंडिया ने गड्ढा दिखा दिया तो वहां जाके खुद देख लेना था ना कि उसके नीचे क्या है। अब सैटेलाइट इंडिया ऐसा भी बनाए कि वो छप्पड़ के नीचे क्या है वो भी दिखा दे। ये कोई सैटेलाइट किसी के पास हो तो मुझे बता दीजिए। हमने तो दिखाया, आपके हैंगर में एक छोटा सा छेद था,
हमारे मिसाइल्स ही ऐसे हैं कि वो छोटा सा छेद करते हैं, अंदर जाके पूरा डैमेज करते हैं। बालाकोट में भी यही था। नहीं, ये मिसाइल्स आपके पास भी हैं, अगर आप डिनाई करना चाहें तो डिनाई कर दीजिए, यही मिसाइल्स होते हैं, बंकर बस्टर बम ऐसा ही होता है, सच में ये। और अगर बंकर बस्टर बम आपका ऐसा है कि ऊपर से भी पूरा उड़ा दे और नीचे जाके भी उड़ा दे, ऐसा कोई बंकर बस्टर बम नहीं बना। हमारे पास तो बस्टर है, बस बस्ट, हमारे पास बंकर बस्टर बम है, हर जगह बस्ट कर देते। सर एक चीज, अपने झूठ को प्रूव करने इतना सा के सुराग लिए बना था, आप बता रहे इतना सा सुराग, अब इतने से सुराग में साला कौन सा बंकर बस्टर जाता है यार? सर वो फोटोग्राफ्स देखें, सर फोटोग्राफ्स देखें, अभी भी अवेलेबल हैं। और भोलारी नहीं लगी साला, बंकर बस्टर गिर गया, आग नहीं लगी, आग नहीं लगी, सब लोग गया, बंकर बस्टर हो गया, साला आइटम बम गिर गया, आग नहीं लगी। हर बंकर बस्टर बम जो होता है वो अंदर जाके डैमेज करता है, आग नहीं लगती है, आग नहीं लगती है फ्रैंकली स्पीकिंग। अंदर कुछ जलने लायक होगा तो जलेगा। और इनफैक्ट जब भी कभी ईमान से अभी तो दिल ही जल रहा है ईमान से, रोहित भाई इस वक्त अगर कोई चीज चल रही है ना ईमान से तो दिल चल रहा है। अपने दिल को समझाएं, अपने दिल को समझाएं, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब बंकर या शकील सर आप कुछ बोल रहे थे, हाँ, कंटिन्यू। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेजर साहब ना आज बड़े अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर का मुजाहरा कर रहे हैं। और मुझे ये भी खुशी है कि मेजर साहब ने क्लियरली ये नहीं कहा कि रिक्वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से गई थी सीज फायर की या इंडिया की तरफ से आई थी। जो बम जो है ना आग लगाता है ना, उसको नेपाम कहते हैं, उससे आग लगती है। नहीं, बहुतों से आग लगती है सर। एक मिनट, I'll give an answer to that। इनके पास सारे बम पानी के, इनके पास पानी के बम है, वो आग नहीं लगाते, पानी के। सर हुण 10 मेरी बात भी सुन लेना सर। तो फ्रैंकली गन होती है ना, पानी वाली गन देखी होगी आपने, ऐसे पानी वाले बम भी इनके पास। पाकिस्तानी आर्मी वही लेके बैठी थी क्या जब सामने से तालिबान आ रहा था बॉर्डर पे? एयरफोर्स की जरूरत पड़ गई। नहीं, कोई भी बम होना, नेपाम कई साल 30-40 साल से बैन हो चुका है। नेपाम की बात नहीं कर रहा मैं, ये कह रहा हूँ कोई से भी बम होता है ना रोहित भाई, उसमें आग जरूर लगती है क्योंकि वो एक्सप्लोड होता है, उसमें एक्सप्लोसिव महाराज सर एक मिनट ठीक है, आगे चले, आप आगे चले, इसको मेरे सवाल को छोड़ दें, आप आगे। नहीं, मैं आपके सवाल का तो सर मुझे बोलने देंगे तभी तो मैं आपको जवाब दूंगा। सॉरी, नीचे बॉम्ब फटा है, फटके हो सकता है अंदर कुछ फ्यूल है तो उसमें आग लग भी जाएगी, लेकिन सैटेलाइट जब रात में बॉम्ब मारा है, सैटेलाइट सुबह पिक्चर ले रहा है तो उसमें आग नहीं दिखेगी, उसमें वो सूट दिखेगा काले रंग का। ठीक है, वो हमने दिया है आपको, सैटेलाइट पिक्चर्स हैं। और जितनी भी पिक्चर्स इंडियन आर्मी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है, उनका डिनायल तो नहीं आया पाकिस्तान। ठीक है ना, चलिए ठीक है, मैं आपकी बातें मान लेता हूँ। अच्छा, आपने बोला सोफिया कुरैशी चिल्ला रही थी एस्केलेशन नहीं चाहिए, तो आई हैव गिवन एन आंसर टू इट कि एस्केलेशन को नहीं चाहिए, सब बोलते हैं। आपने बोला ट्रम्प बोल रहे थे मैंने करा दिया। अच्छा, ट्रम्प बोल रहे थे मैंने करा दिया, तो पाकिस्तान ने डिनाई क्यों नहीं किया कि आपने नहीं करा है? पाकिस्तान तो ये वहीं गले मिलके और पता नहीं क्या पैर छू के और डिब्बे में पता नहीं क्या क्या दिखा करके आप बोल रहे थे कि नहीं इन्होंने ही करवाया, जब इंडिया ने अब तक डिनाई किया है कि ट्रंप ने नहीं कराई है। ये इंडिया ने अब तक डिनाई किया। रीढ़ की हड्डी इसे बोलते हैं स्पाइन। आप मना कर देते हैं, आपने तो मना नहीं किया। ठीक है, आपने बोला नहीं ट्रंप ने करवाया। जब इंडिया डिनाई कर रहा है कि ट्रंप ने नहीं करवाया, तो इंडिया कैसे उसके पास जा सकता है? इंडिया उसके पास गया और उसके बाद बोल भी दिया नहीं ट्रंप ने नहीं करवाया। आपको हजम हो रही होगी, मुझे नहीं हजम। जो गया है और जो हारती हुई पार्टी होती है वही जाती है। जीतती हुई पार्टी कभी देखी है जाके किसी और से बोले यार मैं जीत रहा हूं, सामने वाला हारने वाला है, वहां पे मेरा झंडा फहराने वाला है उसके सिविल हेडक्वार्टर्स पे, फिर भी यार प्लीज सीज फायर करा दो? मैंने तो नहीं देखा आज तक। आपने देखा होगा सर, बीइंग एन आर्मी ऑफिसर, आई बीन अ जर्नलिस्ट, तो मैं तो नहीं जानता इस कहानी को। बट द फैक्ट रिमेन्स कि ट्रंप ने जो बोला ठीक है। अच्छा, एक चीज क्लिप बनाया होगा सर, आपके ऊपर पहला जो हमला हुआ था ना, थोड़ा सा आप रिसर्च कीजिए। उस पहले हमले से पहले जो फर्स्ट अटैक था वो 8-9 जगह पे अटैक था। उससे पहले इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने खुद फोन करके बताया था कि आपके 9 ठिकानों पे हम हमला कर रहे हैं और ये हम टेररिस्ट पे हमला कर रहे हैं, इसको एस्केलेट करोगे तो हम भी एस्केलेट करेंगे। और वो उसके थोड़े देर
और इसी के बाद पता चला, आप लोगों ने टेररिस्ट को फोन करके बता दिया कि वहां से भाग जाओ। टेररिस्ट भाग गए, एक मसूद अजहर है, वो खुद भाग गए, अपनी बहन को वहां बैठा दिया, बहन को मरवा दिया। ठीक है, फाइन, आपकी मर्जी। अच्छा प्लान, बहुत अच्छा प्लान था आपका, माशाल्लाह। अच्छा प्लान हमने खुद बता दिया सर, इससे अच्छा प्लान क्या होगा कि जो खुद बता रहे, टेररिस्ट भगवा दिए, सबको बता भी दिया और हमें जवाब भी नहीं देना। अब आप खुद कह रहे हैं इसका जवाब क्यों नहीं दिया, अच्छा ये क्यों नहीं किया। अब ये बेचारे डीजीआईएसपी ने जवाब दे दिया, तो आप कह रहे जवाब क्यों दे दिया। अगर जवाब ना देते तो जवाब दे तो मुसीबत, अरे जवाब ना दे तो मुसीबत, अगर जवाब ना दे तो वो चीज सीमेंट हो जाती है, सब यही है। अच्छा जवाब दें तो ये होता है कि जी इसको तो आपने गैर जरूरी तौर पर आपने इन्फ्लेट कर दिया और ये हाइप क्रिएट कर दी। अच्छा डीजीआईएसपी सच बोले तो हम हर चीज का जवाब देने के लिए तैयार हैं। वो तो पहले दिन से नहीं मान रहे थे, वो तो भला हो आपके क्या क्या बातें कर दी उन्होंने मान लिया कि हमारे पास नुकसान है। तो आपने हाजमा खराब कर दिया, पता नहीं क्या क्या इधर आज बोला खा लेते, बड़ी अच्छी होती है, 1 रुपए की होती है। अच्छा जी शकील भाई, मेजर साहब, मेरी जो इत्तला है ना उसके मुताबिक तो इंडिया ने स्ट्राइक करने के बाद पाकिस्तान को बताया, और मेरा ख्याल है डीजीएमओ ने बताया कि भाई इस तरह से हमने स्ट्राइक की है और हम एस्केलेशन नहीं चाहते और हमने मिलिट्री टारगेट्स पे अटैक नहीं किया। अच्छा, आपने मेजर साहब जो कहा ना कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, तो पाकिस्तान में तो बहुत से लोग हैं जो कहते हैं जितने भी इंडिया में टेररिस्ट अटैक्स हुए सब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन थे, ये कोई खास नहीं था पहलगाम। तो डू यू एग्री विद दैट? और पिछले दिनों मैंने इंटरव्यू किया शमशाद अहमद खान साहब का, ही इज अ फॉर्मर एम्बेसडर एंड फॉरेन सेक्रेटरी। उन्होंने भी इसी तरह की बात की कि जी जितने भी इंडिया में अटैक्स हुए हैं ना, ये टेररिस्ट अटैक, वो सारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन थे। उन्होंने यहां तक कहा कि 9/11 वाज आल्सो ए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। डू यू एग्री विद दैट स्टेटमेंट? देखिए, अगर आप पहली बात तो ये कि क्योंकि मुझे कोई तहकीक मेरे पास नहीं है, तो मैं किसी चीज़ के बारे में ये नहीं कह सकता कि ये क्या था। मैं सिर्फ एक प्रेसिडेंस को लेके आगे चल सकता हूँ, एक ट्रेंड को लेके आगे बढ़ा सकता हूँ और एक फोरकास्टिंग वाला मैं क्रिएट कर सकता हूँ कि जनाब आगे भी इस तरह की चीज़ अगर होती है तो उसमें पास को देखकर आप आगे ट्रेंडिंग करते हैं। तो पुराने अगर पास को देखिए, जैसे 9/11 की आपने बात की, बिल्कुल इसको अगर देखें तो 9/11 आपको पूरा फॉल्स फ्लैग लगता है, या उसके ऊपर उसके अभी आज तक उसकी तहकीक क्लियर नहीं हुई कि उसमें ऐसा क्या था, कितने लोग उसमें घायल हुए, क्या क्या लोग इन्वॉल्व थे, आखिर उन्होंने का ऑब्जेक्टिव क्या था। कभी कोई किसी का नाम आ जाता था, कभी किसी का नाम लिस्ट से निकल जाता है, कभी किसी का आ जाता है कि अच्छा ये भी शामिल है मोस्ट वांटेड, कभी इसका निकल जाता है। इवन उसामा बिन लादेन के लिए कभी फेवरेबल का भी आया और फिर वापस वो उसमें चले गए उनके क्राइम लिस्ट के अंदर मोस्ट वांटेड में। तो ये फॉल्स फ्लैग का इस हिसाब से लगता है, क्योंकि आप देखें कि उस एरिया के अंदर इतनी सिक्योरिटी होती है, कश्मीर के अंदर इनके, फिर वो जगह वहाँ पे आम लोग आते हैं, फैमिलीज के साथ आते हैं और ये एक टूरिस्ट प्लेस है, तो इसको अच्छी तरह से गार्ड करना चाहिए था। तो ये चीज़ें जो है डाउट क्रिएट करती हैं कि यहाँ पर तो प्रॉपर जो है गार्डिंग होनी चाहिए थी, इस पूरे इलाके के ऊपर कोई पैरामीटर टाइप इस तरह से होना चाहिए था, चाहे फैंसी होती, लेकिन इसको गार्ड के जाना चाहिए कि अनवांटेड लोग इस दर ना आ जाएं, अनवांटेड कोई एनिमल भी इस एरिया के अंदर ना आ जाए। तो ये उन्होंने वहाँ पे कोई इस तरह की पोस्ट नजर नहीं आई, कोई इस तरह की चीज़ नजर नहीं आई। और पहले भी इस तरह के अटैक्स इंडिया में हुए, जहाँ तक ताल्लुक है कि इस तरह के अटैक्स के बारे में कुछ नहीं कहा, वसीम भाई ने कहा, इन्होंने कहा, तो देखिए पाकिस्तान ने कंडेम किया और हम आज भी कंडेम करते हैं और अभी भी मैं कंडेम करता हूँ कि ऐसे कोई भी इंसिडेंट इंडिया में या कहीं भी हो जहाँ बेगुनाह इंसानों का खून बहाया जाए, तो वो काबिल मजम्मत है, उसका कंडेमनेशन होना चाहिए, वो गुनाह है, वो हराम है। जो भी करता है, जिसने भी किया, मैं तो ये बात करता हूँ कि जिसने भी किया ये और बेगुनाह लोगों का खून बहाया, औरतों और बच्चों का, या बेगुनाह, क्योंकि इस्लाम में इसकी सख्त ममानियत है, और जो भी करता है उसने ये आग, जहन्नम की आग ली है और ये हराम काम किया। तो ये क्योंकि इंडिया का इस पहले से इस तरह का ट्रेंड है, हम उसको लेके एक मॉडल बना लेते हैं कि हाँ भाई ऐसा है कि शायद ये इन्होंने ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ही किया। और अब हम पे, क्योंकि हमने इनसे एविडेंस मांगी, अब मैं जहाँ भी एविडेंस मांगता हूँ तो ये मेरे से सब लोग नाराज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हम क्यों दें,
भाई अब हम चोर को चोर चोर बोलेंगे, चोर को चोर नहीं बोलेंगे। मैंने कहा देखिए मैं चोर हूँ। मैंने उनसे कहा कि देखिए आपने मुझे फॉर एग्जाम्पल चोर कह दिया कि हाँ भाई ठीक है मैं चोर हूँ, मैं आपके सामने स्ट्रीट पे कहता हूँ, आप मुझे कह रही चोर, मैं तो नहीं मानूंगा कभी कि मैं चोर हूँ। मैं कहूँगा मैं तो चोर नहीं हूँ, ठीक है, आप मुझ पर इल्जाम लगा रही, तो आप क्या करेंगी, मुझे कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाएंगी या मुझे आप कोई लेकर आ जाएंगी एक विटनेस कि बताओ भाई जरा बताओ, क्या ये नहीं था, हाथ में इसके चाबी नहीं थी और ये वहां अलमारी पे नहीं खड़ा था। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ही देते चले। मैं कहता हूँ कि एग्जैक्ट एविडेंस नहीं होती तो सर्कमस्टेंशियली कि यही आया था गाड़ी पे, कैमरे में है, और तो कोई आया नहीं इस एरिया में, तो यही होगा, चलो वही कर दो। तो मैं तो उसमें एक थर्ड कंट्री को आप इन्वॉल्व करें। मैंने कहा भूटान को लें, भूटान को दिखा दे डोजियर। अब वो कहते हैं डोजियर आपको दिखाया, भाई मैं तो हूँ ही चोर, मैं तो कह रहा हूँ मैं तो नहीं मानता, जाओ जो मर्जी कर दो, ठीक है। तो मैं क्यों अब आप डोजियर भूटान को दिखा, अब दो कंट्रीज हैं, ये तो बात कर रहा हूँ मैं दो इंसानों की। अब दो कंट्रीज अगर है तो एक थर्ड कंट्री को कम से कम भूटान, अब इससे छोटा मुझे मिला नहीं रोहित भाई, भूटान के अलावा अगर वो छोटा है तो बता दे, मैं उसका नाम दे दूंगा साले का। तो अच्छा भूटान सर मैं बता रहा हूँ भूटान से छोटे कंट्रीज हैं, नाम बता दूं सर, उनसे मांग लेना। अच्छा अब आप फिर देखिए कि इतना छोटा सुराख हो गया उसमें, आप मुझे बताइए, और इसमें से जो है ना वो सुई जैसा बम गुजर गया और आग भी नहीं लगी, तो ये इस तरह की अच्छा चीजें। मेजर साहब, तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, और पिछले जो अटैक्स हैं मुंबई इंक्लूडेड वो भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन थे, पुलवामा भी जो है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। पास्ट ट्रेंड ये बताता है जी। अच्छा ये बताइए कि रेजिस्टेंस फ्रंट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जिम्मेदारी ली पहलगाम की, और बाद में उन्होंने फिर कह दिया जब प्रेशर बढ़ा कि ये तो हमारी वेबसाइट किसी ने हैक कर ली थी और हमने नहीं किया ये, तो फौरी तौर पर उन्होंने ये बात नहीं की। और इसहाक डार साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हैं और फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने कहा कि यूएन की जो स्टेटमेंट आ रही थी ना इस पे, वो इसको रेजिस्टेंस फ्रंट को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करके मुजम्मत करना चाह रहे थे, इसको कंडेम करना चाह रहे थे। तो हमने एडी चोटी का जोर लगा दिया कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो इसहाक डार साहब का क्या मफाद था रेजिस्टेंस फ्रंट को कंडेमिनेशन से बचाने का? और फिर उसी रेजिस्टेंस फ्रंट को चंद दिन बाद अमेरिका ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी डिक्लेयर कर दिया। तो अमेरिका तो हमारा दोस्त है आजकल, बड़ी अच्छी दोस्ती है हमारी, तो उनसे हमने फिर प्रोटेस्ट भी नहीं किया कि एक पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन को, जिसको हम यूएन की मजम्मत से बचाना चाह रहे थे, उनकी कंडेमिनेशन से बचाना चाह रहे थे, आप अच्छे दोस्त हैं हमारे, आपने उसी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया, बल्कि ये भी कहा कि ये फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है लश्कर तैयबा की। तो ये अमेरिका ने हमारे साथ क्या किया? अमेरिका ने तो आपको पता नहीं क्या क्या किया। आज मैं बताने बैठ जाऊं तो आपको खुद आइडिया है कि अमेरिका ने हमारे साथ क्या क्या नहीं किया। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अमेरिका तो किसी सबके साथ क्या क्या करता है शकील भाई, अब ये मैं यहाँ सबके सामने तो नहीं बता सकता, ठीक है। तो ये सारी दुनिया को पता है। अब रोज भाई ने भी कह दिया कि ना बताओ, यहाँ पे नहीं बताओ, अकेले में कान में बताना। तो आप खुद जानते हैं कि सर जहाँ बेइज्जती हो रही हो, है। जहाँ बेइज्जती हो रही हो वहां तो थोड़ा सा छुपा दो ना सर, प्लीज कंटिन्यू। तो मैंने कहा कि देखिए अमेरिका को आपको पता है कि दुनिया के अंदर, और खासतौर पर ट्रम्प साहब किस तरह से यू टर्न लेते हैं, ठीक है। जेडी वैंस आगे भाई अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट आ जाए, इससे बढ़ के क्या चीज हो सकती है। तो उसका मतलब है कि कितना क्रेडिबल चांसेस होंगे सिग्नेचर के कि जनाब आज या कल में हो जाएगा। उसके बाद वो बेचारा वापस जो है ना फाइल उठा के वापस चले जाता है किलड़ की तरह। तो ये इस तरह की चीजें तो देखिए हैं। हम उसको अमेरिका को किसी चीज में, अमेरिका हमारे उसमें नहीं है इन्फ्लुएंस के अंदर, हाँ हमारे साथ उसकी दोस्ती है और अमेरिका अपनी मर्जी करता है। अगर इतना ही वो हमारे इन्फ्लुएंस में होता तो शायद ये जंगबंदी को ये कंटिन्यू रखता और ये जंगबंदी अभी तक जो है वो जारी रहती। तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी रेजिस्टेंस फ्रंट का जहाँ तक ताल्लुक है कि उसके उनके पास वही एविडेंस है कि जनाब उन्होंने डिक्लेयर किया, चाहे वो वेबसाइट है कोई या जो भी था व्हाटएवर, लेकिन एक चीज सामने आई तो उससे डाउट क्रिएट हो जाता है। तो उन्होंने उस बेस पे, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उन्होंने किया होगा इस बेस पर। पाकिस्तान का अपना स्टैंड है। पाकिस्तान हर चीज़ के लिए कहता है कि यार हमें कोई इंटरनेशनल एविडेंस दो, हमें कुछ कोई एक मुल्क ले आओ, वो आके कह दे यूनाइटेड नेशन में कोई चीज़ करारदाद ले आओ, पुटअप कर दो, ठीक है। तो वो इस तरह की चीज़ें इनके पास कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान ने उस वक्त भी कहा कि पहलगाम की न्यूट्रल इंक्वायरी करा लें, लेकिन न्यूट्रल इंक्वायरी नहीं कराई। वसीम भाई कह रहे थे कि देखिए पाकिस्तान की हमारी हिस्ट्री ऐसी है, तो हमारी हिस्ट्री तो 711 से शुरू होती है। 711 से अल्हम्दुलिल्लाह हमने हुकूमत की है और 1857 पर आ गए सो कॉल्ड जो है वो
ख़त्म हुई है, तो ज़रा उसको काउंट कर लें कि कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे ख़त्म हुई। ये है हमारी हिस्ट्री। अभी इंडिया ने तो अभी चलना शुरू किया सर, हम तो पता नहीं कहाँ से होके आए हुए, तो ऐसी चलें। कोई डिसअपॉइंटमेंट की बात नहीं। अच्छा वसीम साहब, मेजर साहब ने बात की रेजिस्टेंस फ्रंट की, और ये समझते हैं कि अमेरिका ने इसको अनफेयरली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसहाक डार साहब को क्या जरूरत पड़ी थी इसको तनकीद से, इसको कंडेमनेशन से बचाने की। और जहां तक ये ज्वाइंट इंक्वायरी की बात है, इस आर्गुमेंट को आप कैसे देखते हैं? बहुत सारे इंडियन ये कहते हैं कि पठानकोट पे हमने पाकिस्तानी टीम को इजाजत दी पठानकोट आने की, तो उसका क्या नतीजा निकला? उस टीम ने आके फौरन कह दिया नहीं जी नहीं, ये तो इंडिया का जो इल्जाम है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। हमें फिर मुंबई जाने पे नहीं दिया। जी गए थे ना, गई थी टीम। जी मैं भी था, नहीं जाने दिया उन्होंने। आप कहाँ थे? बोला उन्होंने, नहीं, इन्होंने पठानकोट क्लेम में गए किया, थे। पठानकोट पठानकोट में में गए क्लेम थे। किया कि जनाब इन्होंने, लेकिन इन्होंने जाने नहीं दिया किसी को भी। अच्छा चले। पठानकोट में तो आई थी आपकी टीम। पठानकोट में आए थे, पठानकोट में गए अच्छा। थे। देखिए जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट था, या जो थी जो सही इंक्वायरी, वो उन्होंने हमें नहीं दिखाई, नहीं करने दी। ये मैं क्या, तो आप पठानकोट में आकर के आपने क्या किया? बटर चिकन बनाया, खा के लौट गए? वहां जाके वो प्रेस तो कॉन्फ्रेंस क्यों कब्जे नहीं की मारे कि थे, हमें वो पूरा? हमने दिखा दिए। वहां जाके वो प्रेस सब कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की सर? वहां जाकर के बोल देते कि हमें पूरी वो तो इंक्वायरी नहीं कब्जे- करने दी गई। वो देखिए, ये तो इस तरह की बातें तो सब कर बहुत सकते बढ़िया। हैं। पठान हमने आप पूरी बोल दुनिया रहे के नहीं सामने, नहीं नहीं, एक्सक्यूज मी, हमने पूरी दुनिया के सामने स्टेटमेंट दी, पूरी क्या दुनिया के सामने स्टेटमेंट दी। क्या स्टेटमेंट दी कि सर आपने? आपकी तो आपकी जितनी स्टेटमेंट थी 90% तो झूठी पूरी दुनिया मानती है। आपने बोला कि प्रूफ नहीं दिया, आपको 50 प्रूफ दिए हैं पहले, इससे पहले पिछले 30 साल से प्रूफ ही दे रहे हैं, आपने एक प्रूफ तो माना? भाई हमें ना देना, हम तो 3 चोर हैं। घंटे में, आप दूसरे को 2 दे घंटे दें। में। आई बीन अ जर्नलिस्ट फॉर द पास्ट 25 इयर्स। मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। 2 घंटे में प्रूफ आपने रिजेक्ट किए। 2 घंटे में कोई मर्डर का इन्वेस्टिगेशन हुई पाकिस्तान में तो मुझे दिखा देना। तो लेकिन आपको 2 प्रूफ घंटे में रिजेक्ट किया दुनिया प्रूफ को आपने दिखाएं। टेररिस्ट एक्टिविटी का। आपके पास मैं मुंबई अटैक का जितना प्रूफ दे दीजिए, आप सीधे बोलते हो ये तो झूठा प्रूफ है। आप आई कार्ड दे दीजिए तो आप बोलते हैं कि झूठा प्रूफ है। आपके सामने अजमल कसाब रख दो खड़ा, ये रहा जिंदा आदमी। नहीं, पाकिस्तान का पहला स्टेटमेंट ये तो पाकिस्तानी है ही नहीं। कलभूषण हमारे पास है ना, अरे उसकी कुलभूषण को नेटवर्क छोड़िए हमारे ना। पास है। उसके अरे साथ जो कुलभूषण, बंदे आप भी जानते हैं हमारे पास वी आर है। नॉट टॉकिंग कुलभूषण, नो। मैं कह रहा हूं कि अगर मुंबई अटैक का प्रूफ था, हमने आपके सामने जिंदा एविडेंस रख दिया कि ये आदमी पाकिस्तानी है जिसने आके अटैक किया, तो आपने तो स्टार्टिंग में मना कर दिया। बाद में आपकी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने मान लिया कि यस अजमल कसाब इज अ पाकिस्तानी। आप जब सारे ही प्रूफ रिजेक्ट कर रहे हैं तो आपको कितने प्रूफ दिए जा सकते हैं? 30 साल से रिजेक्ट कर रहे हैं सारे प्रूफ, आपको प्रूफ दे दें हम तो रिजेक्ट करेंगे क्योंकि हम पे एलिगेशन है। आप न्यूट्रल कंट्री को दें ये एलिगेशंस और बताएंगे न्यूट्रल देखें कंट्री ये है। नहीं लगता है क्या? न्यूट्रल कंट्री मामा है क्या? उसको क्यों दे? हमने आपको दिया। आप अगर ईमानदार थे, सच्चे थे, तो आपको देखना चाहिए था क्या प्रूफ है इसमें। हम पे यस, तो इल्जाम ये है। 3 आदमी इन्वॉल्व है, ले लो। अच्छा, इस पे मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। वसीम साहब, जब इंडिया ने डॉसिए दिया मुंबई पे, तो हमारे उस वक्त के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे, जो एम्बेसडर भी रहे वो मेरा ख्याल है इंडिया में, उन्होंने ये कहा था कि ये तो शेरो शायरी है, ये कोई एविडेंस नहीं है। और हमारे उस वक्त के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे मेजर जनरल महमूद दुरानी, उन्होंने कोई मेरा ख्याल है 3 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद ये एक्सेप्ट किया था कि अजमल कसाब पाकिस्तानी है। एंड यू नो ही लॉस्ट हिज जॉब। भाई ये क्या, क्यों, व्हाई डिड ही लूज हिज जॉब? क्या अजमल कसाब पाकिस्तानी था? नहीं था? तो इसका क्या क्या नतीजा निकाला जाए? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का स्पोक्सपर्सन का प्रेस रिलीज है कि अजमल कसाब इज पाकिस्तानी। सेकेंडली, ये मुझसे बोल रहे हैं कि न्यूट्रल कंट्री को दे दीजिए। पाकिस्तान ने कितना न्यूट्रल कंट्रीज को दिया? एयरफोर्स लेकर के आप अफगानिस्तान पे मार रहे हैं। कितने न्यूट्रल कंट्रीज को एविडेंस दिया है आपने अफगानिस्तान के खिलाफ? मतलब आप ही गुंडे हैं, है ना? जो हम बोलते हैं वहां से लाइफ शुरू होती है। को दिया, कतर को दिया, अच्छा, सारी दुनिया को दिया, सारी दुनिया कंडेम कर रही है। मैं शेख वसीम साहब से, शेख साहब मुझे ये बताइए कि ये जो 144 बच्चे और टीचर्स मारे गए थे आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में, और ये जो अभी कुछ दिन पहले कोयटा में जो कोई 25-30 पुलिस वाले मारे गए थे, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था? पहली बात तो ये कि ये इंतहाई, मैं समझता हूँ कि
अहमकाना किस्म का क्वेश्चन है, हाँ सारी ठीक है। दुनिया को पता यानी है। इंडिया में अगर कोई दहशतगर्दी हो तो वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, पाकिस्तान में हो तो वो उसमें इंडिया इन्वॉल्व है, ये क्या नहीं, बात? उसके अंदर जितने भी कल्प्रिट्स थे, हमने मेजॉरिटी को यहाँ पकड़ लिया था, मारे गए थे, उनकी डेड बॉडीज थी अलॉन्ग विद देयर आइडेंटिफिकेशंस, उनके फोन नंबर्स, हर चीज मौजूद थी वसीम भाई। इनको तो मिला ही नहीं, इन्होंने तो 10 सेकंड के अंदर 10 मिनट में एफआईआर भी कटा दी सर, 2 मिनट के अंदर पहले से। तो ये चीजें इस चीज को शको शुबा में लाती है, डाउट क्रिएट करती है कि ऐसा तो नहीं पहले से प्लान किया हुआ था, क्योंकि वो जगह 2 घंटे दूर है और एफआईआर भी कट गई, कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है, कोई बंदा भी नहीं पकड़ा गया है। बाद में जेल से लाके 2 बंदों को मार दें, आप कहेंगे जी ये थे, तो ये तो जेल में पाकिस्तानियों के भी पड़े हुए, हिंदू इंडियंस और उनके अलावा पाकिस्तानी पड़े। नहीं, हमें यहाँ कहा पे ये जाता है, ये जो कहा दोनों ये आपने जाता है, इंसिडेंट कोट कहा किए, इसमें बंदे जी, मारे, उनके कहा ये आइडेंटिफिकेशन जाता करके है उनके फोन। कि बलूचिस्तान में लोगों को पकड़ के जेलों में रखा हुआ है, जब कोई वाकया होता है तो जेलों में से निकाल के उनको मार के फेंक देते हैं और कहते ये हैं कि जनाब हमने ये दहशतगर्द मार दिए हैं। ये भी एक बात हमारी अपने इदारे के हवाले से की जाती है यहाँ पे। खैर एनीवे, तो शकील आप का सवाल क्या था? अच्छा, मेजर साहब ने अभी ये कहा कि 10 मिनट में एफआईआर दर्ज हो गई, तो उस एफआईआर में क्या था और इस बात का क्या प्रूफ है कि वो वाकई 10 मिनट में दर्ज हो गई थी? वो तो इनके पास कोई टाइम प्रूफ नहीं लिखा है, हुआ है, वो जी, आईएसआई से जो एफआईआर की फेक कॉपी मौजूद वन है। है ना। वन पर्सन एट ए टाइम प्लीज, वन या पर्सन एट ए टाइम। मैं तो सिर्फ एक बीच में जैसे बोलते हैं ना राइडर डाल रहा था कि जो आईएसआई के हेडक्वार्टर से जो आती है वही पढ़ते हैं ये। लेकिन हाँ, कोई पकड़ा नहीं गया और एफआईआर नहीं हुई, तो ये बात मेजर साहब जरा पुलिस में भी जॉब कर लेते। एफआईआर होती जरूर है, ऐसा पाकिस्तान में भी नहीं होता कि कोई मर्डर करके भाग गया और 25 साल तक नहीं पकड़ा गया तो 25 साल बाद एफआईआर होगी। एफआईआर इंस्टेंट हो जाती है और उसके बाद होती है। 10 मिनट में एफआईआर हो गई, ये आप ही के लोग कहीं से थोड़ा सा आप इस्लामाबाद रहते हैं या कराची? अगर इस्लामाबाद रहते हैं तो थोड़ा सा, कराची रहते हैं तो सर फिर तो पैदल जाना मुश्किल हो जाएगा, फ्लाइट पकड़ के जाइए इस्लामाबाद, थोड़ा सा रावलपिंडी थोड़ा सा पास में, थोड़ा जाके पूछ लेते किसने किया था ये एफआईआर, क्योंकि इंडियन एफआईआर की डेट जो है वो आपकी जो डेट बता रहे हैं उससे मुख्तलिफ। अच्छा, एक चीज मैं ऐड कर दूं यहाँ पे कि ज़कीउद्दीन लखवी जो कि मास्टरमाइंड था बॉम्बे अटैक्स का, उसके खिलाफ इस्लामाबाद में एफआईआर्स हुई हैं 2, और वो पड़ी हुई हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये हमारे इस्लामाबाद में एफआईआर हुई हैं उसमें। जी, अच्छा, उसमें तो वसीम साहब कहा यह जाता है कि वो गिरफ्तार भी हुए थे, उन पे केस भी चला, लेकिन उसके पे कोई नतीजा नहीं निकला, और वो जेल में, जी जी, और वो जेल में रहते हुए बच्चों के, एक बच्चे के या 2 बच्चों के बाप बन गए थे, कुछ इस तरह की खबरें भी हैं। हाँ, तो वो आप देखें ना कि अभी हाफिज सईद जो है वो कहाँ पे है, मसूद अजहर कहाँ पे है, अब ये भी कोई पता नहीं है कि वो कहाँ पे हैं। वो यकीनन कोई लग्जरी की लाइफ गुजार रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे जिंदगी। लेकिन बात ये है कि हमें थोड़ा सा, मेरा ख्याल है कि गौर करना चाहिए कि ये चीज़ें जो हैं ये हमारे अपने लिए बड़ी नुकसानदेह हो सकती हैं, और यही हमें एक्सपीरियंस भी हुआ है तालिबान के हवाले से, जिनको हमने पाला पोसा, उनको हमने फिर इस्तेमाल किया, फिर उनके नाम के हम अमेरिका से डॉलर लेके खाते रहे, यानी कुछ 33 अरब डॉलर हमने अमेरिका से लिए, और फिर अमेरिकों ने ये कहा कि जनाब आप डबल गेम खेल रहे हैं, आप उनको भी आप सपोर्ट करते हैं और उनके नाम के आप डॉलर भी हमसे लेते हैं कि हम उन्हें मारेंगे, तो ये डबल गेम ना खेलें आप हमारे साथ। ये अमेरिकन ने इल्जाम लगाया था। तो ये तो वसीम साहब, ये तो 2018 की नए साल की पहली ट्वीट थी प्रेसिडेंट ट्रंप की कि वी फूलिशली गेव पाकिस्तान $33 बिलियन, और उन्होंने हमें बदले में क्या दिया? झूठ और धोखा। और ये यकीन कीजिए कि हमारे बहुत से लोग जो कि इस वॉर एंड टेरर में इन्वॉल्व थे, वो बोरियां भर के नोटों की, डॉलरों की वो घरों को लेके गए। मैं जाती तौर पे जानता हूं ऐसे लोगों को कि जो इसमें इन्वॉल्व थे, और वो नोटों की बोरियां, डॉलरों की बोरियां भर के वो घरों में लेके गए। जो अमेरिका से पैसे आ रहे थे और फिर वो लोग तालिबान को भी दे रहे थे, खा भी रहे थे खुद, और बड़ी बड़ी जायदादें लोगों ने बनाई। यानी आप ये देखें कि जनरल
कमर जावेद बाजवा की जो डिक्लेयर्ड वेल्थ है वो उसकी मालियत 12 अरब रुपए से ज्यादा है। 12 अरब रुपया यार। ये जो जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के बेटे हैं, हुमायूं अख्तर और वो हारून अख्तर, यार ये अरबपति खरबपति लोग हैं। ये वो लोग हैं। अफगान जंग में जितना पैसा खाया गया है आप उसका तस्वर नहीं कर सकते। जिनके नाम पे पैसा खाया गया आज वो हमारी रियासत के लिए इतना बड़ा एक मसला बन गया। और फिर आप देखें कि वो बनू जेल से रिहा कर दिया गया उसको, इतना बड़ा जो दहशतगर्द था जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पेशावर एपीएस स्कूल का जो सानिया था उसमें भी इन्वॉल्व था। तो यार ये कैसे हो गया कि सिक्योरिटी। वसीम साहब दोबारा करना पड़ेगा, आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही थी। एहसानुल्लाह एहसान नाम था उसका ना। और ये भी बताइएगा कि ये जनरल बाजवा की जो है ना डिस्क्लोजर इनका एसेट्स का, वो कहाँ पे हुआ है? और उससे बड़ी चीज अभी ये बस लेट हिम फिनिश। उनकी आवाज नहीं आ रही ना, उनका नेट ये अभी इनकी जबान से हुआ है इसका रिकॉर्ड, और यही से नहीं कोई टेंशन नहीं है। आप अपनी कुर्सी के नीचे देखेंगे वही वाले डॉलर मिलेंगे मेजर साहब। वो जो बोरी की जिक्र कर रहे थे ना, वो एक दो आपके घर में भी पड़ी होंगी। सर मेरे नाम के आगे लगा है तो यार कुछ तो होगा आपके पास, ऐसा तो नहीं है। कुछ बोरियां तो आई होंगी डॉलर। एक मिनट जी, वसीम साहब का क्या इशू बन गया यार? वसीम साहब विल जॉइन बैक। नो वसीम साहब विल जॉइन बैक, डोंट वरी। उनका थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है। बट देन मैं मेजर साहब से पूछना चाह रहा हूं कब तक करना है? नहीं वे कंटिन्यूइंग या मेजर साहब वसीम साहब। अच्छा वसीम साहब का क्वेश्चन पूरा हो गया ना, आप उसका जवाब दे दीजिए। विल टॉक टू वसीम साहब। क्या जवाब? मुझे तो सुना है, क्या क्वेश्चन था उनका क्वेश्चन ये था कि बोरियां आ रही थी, लोग पैसे खा रहे थे, और ऐसे ही लोग आज पाकिस्तान के रहनुमा बने बैठे हैं, उन पे कितना ट्रस्ट किया जाए? अच्छा मैं भी एक मेरा क्वेश्चन भी इसमें ऐड कर लीजिए मेजर साहब। अच्छा मेजर साहब, हाफिज सईद को जब भी पकड़ा जाता था ना पहले, तो अदालतें छोड़ देती थी कि जी इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन अब उनको कितनी 35 साल की सजा हुई है, अब कैसे एविडेंस वो आ गई? और दूसरा ये बताइए कि 2004 में प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी आए थे इस्लामाबाद, और उस वक्त जो है जनरल मुशर्रफ ने उनको लिख के दिया कि पाकिस्तान की टेरिटरी जो है ना किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तो डू यू थिंक ही डिड द राइट थिंग और डिड ही मेक अ मिस्टेक? मैं रोहित भाई से कहूँगा कि रोहित भाई, ये एक क्या मैं ही आपको सब ये तो एक मिल जाता हूँ मैं यहाँ पे अकेला 3-3 4-4 का मुकाबला करना पड़ता है। सर आप शेर हैं, मेजर साहब हैं, बंदूक निकालिए। हाँ तो मेरे ही माथे पे लिखा हुआ रह गया, मैं ही रही तो मेरे नहीं सर देखिए, एक बहुत बड़ी पोएट्री है ये, मैं वीर तू बड़ा चल, वीर तू बड़े क्या गीत गाता चल साथी, गुनगुनाता चल। शेख साहब आप बहुत अच्छा गाते हैं, आप वैसे अगर गाना सुना दिया करें ना तो वो ज्यादा मजा आएगा। भाई अपने टाइम से पहले पैदा हो गए होते ना, अगर अपने टाइम से पहले पैदा हो गए होते ना, तो मोहम्मद रफी हमारे साथ बैठे होते, डिस्कशन कर रहे होते, आप गाना गा रहे होते। डोंट वरी वसीम भाई, आप चले गए तो मैं इनसे ये कह रहा था कि यार एक मैं ही चेन अगर 3-3 4-4 के मुकाबले में मुझे अकेला बिठा देते हैं आप शर्मा भाई। एनीवे, जो वाजपेयी साहब आए, पाकिस्तान आए, बस में बैठकर आए, नहीं जाने पाकिस्तान में गया। इससे बड़ा जेस्चर किसी भी कंट्री के हेड का पाकिस्तान के लिए क्या हो सकता है, खासतौर पर इंडिया के लिए। बहुत ही काइंड जेस्चर और बहुत ही बेहतरीन जेस्चर, और पाकिस्तान को उसको इस्तेमाल करना चाहिए था फ्यूचर की दोस्ती के लिए। ये छोटे जेस्चर नहीं होते। जिस तरह मोदी साहब भी उनके घर गए, नवाज शरीफ साहब के, और वो साड़ी लेकर गए बनारस की, और उन्होंने वहाँ शादी हो रही थी, उसमें गिफ्ट किया उन्होंने। ये बहुत बड़े जेस्चर्स हैं, ठीक है। और उसके बाद पाकिस्तान से आप कह लें कि ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि वो जेस्चर जाहिर है कि फिर रोल बैक भी हुए, और उसके बाद दोनों ने मुल्कों ने काफ़ी खमियाजा भी भुगता है। तो अब इन चीज़ों को वहाँ से छोड़ के आगे चलना चाहिए, और अब आगे निकलना चाहिए, ताकि आगे जो हमारी फ्यूचर की नस्लें हैं, जनरेशन है, उनको तो प्रोटेक्ट करें। हम तो इश्यूज बढ़ा रहे हैं। अभी हमने पानी का एक नया इशू बना दिया। अब आप देखिए कि पानी का इशू अगर रिजॉल्व नहीं हुआ तो आप मुझे बताइए कि हम न्यूक्लियर मारेंगे कि नहीं मारेंगे, क्योंकि न्यूक्लियर तो हम हर वक्त कंधे पे लेके फिरते हैं, ठीक है ना।
तो ये हमारे पास हर वक्त है, हम हर वक्त कंधे पे लिए फिरते हैं। तो जहां भी आपने कहा सेकंड स्ट्राइक, भाई सेकंड स्ट्राइक नहीं, हम तो मारेंगे तो फर्स्ट स्ट्राइक खटाक से, ठीक है। तो हम देर वेट नहीं करेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड बहुत लो है। लाहौर कुसू जो बॉर्डर है उससे 30 किलोमीटर पर है, हमारे जीटी रोड है, हमारा मोटरवे है, हमारी वेस्ट बहुत थिन है। तो कहने का मकसद ये कि इसको ख़त्म करके हमें अब आगे चलना चाहिए। बिल्कुल माजी में दोनों मुल्कों से गलतियाँ हुई, हमसे हो सकता है ज़्यादा हो गई हैं, अगर आप समझते हैं तो मैं ज़्यादा का वर्ड यूज़ कर देता हूँ कि ज़्यादा हुई है। बाकी ये कहना है कि जी पहलगाम अटैक क्यों नहीं कंडेम किया, तो ये कौन सा रोज़ाना आके हमें जो हमारे टेररिस्ट एक्शन हो रहे हैं रोज़ाना बलूचिस्तान में या कहीं भी, तो ये आके कंडेम कर रहे हैं, कोई कंडेम, हमने तो फिर भी कंडेम कर दिया। तो ये दोनों तरफ से जो हार्ड लाइन है, खासतौर पर इंडिया की तरफ से इस तरह की है। पाकिस्तान फिर भी बार बार बोल रहा है, हमने भी जो दस्तखत करके भेजा, वो जो अपील थी भाई मोदी भाई के बस करें, जो हो गया सो हो गया, अब आगे चलें और आगे की जनरेशन का तो कसूर नहीं, उन्हें तो सेव करें। ये फ्लैश पॉइंट है, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, दोनों कंट्रीज को नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान को $40 बिलियन का नुकसान हो रहा है बिकॉज शकील भाई के इंडिया के साथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ना होने की वजह से, ऐसे अफगानिस्तान के साथ हो रहे हैं। लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी हमारे लिए गैर ज़रूरी कंपल्जन बनी है कि अब क्या करें। उधर अफगानिस्तान में उनसे कहते हैं यार कि ये तुम ज़मीन इस्तेमाल ना होने दो, हमारे साथ रहो, वो नहीं मानते। इंडिया से कहते हैं यार ख़त्म करो, दोस्ती करो, नहीं तो कोई थर्ड पार्टी को कहते हैं नहीं शिमला है, बस शिमला एग्रीमेंट है तो फिर आगे टेबल पे बैठो बात करो। वो कहते हैं हम भी नहीं आते, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, चलो भाई अब आगे तो चलो। तो ये चीज़ें दोनों साइड से हुई हैं और दोनों साइडों को अब चीज़ों को छोड़ के आगे चलना होगा। अच्छा शर्मा जी, मेजर साहब ने एक तरफ तो अमन की बात की, आगे बढ़ने की बात की, और फिर साथ ही ये भी धमकी लगा दी कि हम तो एटम बम कंधे पे लिए फिरते हैं। दैट इज नॉट अ वेरी रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड फॉर एनी स्टेट। आप क्या कहेंगे शर्मा जी? अरे सर, एक और साथ थे जो बोलते थे पाव पाव किलो के बम है ना, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए, आजकल तो लापता हो गए वो पाव पाव किलो वाले। हाँ ना, वो भी शेख है, ये भी शेख है। प्रॉब्लम है इसके, ये की ब्रीड में प्रॉब्लम है, न्यूक्लियर अटैक की धमकी देते सारे शेख। अच्छा एक चीज मैं सर से ये पूछना चाह रहा था कि ट्रम्प बोल रहा है कि कितने जहाज गिरे हैं भाई, ट्रम्प बोल रहा है, और इन्होंने इसी उसमें बोला कि ट्रम्प का हम भरोसा नहीं करते, ट्रम्प यू टर्न ले जाता है। अरे ट्रम्प बोल रहा है कितने जहाज गिरे हैं, उसके बाद बोल रहे हो कि यू टर्न ले जाता है। आप उसकी बात स्टेटमेंट को मानते हैं या नहीं मानते? एक बार इस क्लैरिटी से बता दीजिए। और उसके बाद मानते हैं, ये वाली मानते हैं, बाकी नहीं मानते, ये वाली मानते हैं, बाकी नहीं मानते। हाँ ये सेलेक्टिव जो आपका अप्रोच है ना कि कुछ माने कुछ ना माने, मैं इसका कायल हूँ। दूसरी चीज, आपका डीजीएसपीआर या आपके डीजीएस आपके आर्मी बोल रही थी 5, ट्रम्प बोल रहा था 11, ये 6 किसके हैं ये भी कोई बता दे, क्योंकि आपके डीजीएसपीआर के हिसाब से इंडिया के 5 गिरे हैं, 5 से ऊपर नहीं गिरे। डीजीएसपीआर ने 5 से बाहर। आपका एयर चीफ जो है 6 महीने बाद सो के उठा है, अचानक आके उसने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाओ, टेबल यार प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, और तो हमने जनाब आपके 12 तैयारी गिरा दिए। भाई डीब्रीफिंग नेक्स्ट डे होती है, कोई भी ऑपरेशन की डीब्रीफिंग नेक्स्ट डे होती है, नेक्स्ट डे अनाउंसमेंट होती है, वार लॉस से या जो भी है। भाई एक दफा बताएं, आप 3 महीने बाद या 4 महीने बाद सीखे ना, मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, यू आर टॉकिंग अबाउट माय आर्मी एयरफोर्स चीफ, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके डीजीएसपीआर बात कर रहा हूँ। ओके, हाँ, आपके डीजीएसपीआर ने बोला 5 प्लेन गिरा दिए। जी सही कहा। असल में देखें जो बाकी ड्रोन्स को भी जब शामिल करते हैं, 1 घंटा 5 मिनट हो गए। यस सर, 1 घंटा 5 मिनट हो गए। जरा इसको हम तुरंत बना के 4 घंटे का प्रोग्राम करते हैं। यार वसीम भाई को मेरा भी ख्याल करें, आपको आइडिया नहीं अभी नहीं जस्ट आई विल फिनिश ऑफ क्विकली सर, आई फिनिश ऑफ क्विकली। बहुत लंबा हो गया। राफेल का स्टॉक डाउन हुआ, ये मेजर साहब को ये फ्रेंच प्रेसिडेंट ने खुद बताया है ना, हमारे पास इंडिया के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, डीजीएसपीआर ने नहीं बोला, ये बोल रहे हैं। फ्रांस के सदर ने कहा कि आप राफेल को खरीद नहीं रहा, बॉस राफेल कोई नहीं खरीद रहा। एक बार सर्च मारे ना सर, गूगल नाम की भी चीज है ना, एक बार सर्च मार लीजिए राफेल के कितने ऑर्डर्स आए उसके पास से। ये तो आप सच नहीं मान रहे, और उसके बाद आपका इंडिया खरीद रहा है, बस सिर्फ इंडिया खरीद रहा है, बाकी सब भाग गए। सर गूगल मार लो ना, अरे सर गूगल तो सर्च मारो, सिर्फ इंडिया
सिर्फ एक कंपनी एक जो बायर ले भी रहे हैं वो सस्ते दाम ले रहे हैं। उन्होंने कहा जी अगर देने तो आधी कीमत पे देने तो ले लेंगे। अरे सर मैं आपकी भी बात कर रहा हूँ, राफेल फ्री में दे रहा है इंडिया को क्योंकि उसका बिक नहीं रहा। एक बार गूगल सर्च तो मान लो, सिर्फ एक बायर पे कोई कंपनी आज तक चली है क्या दुनिया में? ठीक है चलिए आपके हिसाब से चलती होगी, मैं इसके बाद बोल रहा हूँ। ये बोल रहे जस्ट अ मिनट सर, ये बोल रहे हैं दोनों डिटरमिनेंट थे, सीज फायर किसकी रिक्वेस्ट पे हुई? यार एक बात बताइए, आप खुद बोल रहे हैं कि हम गए थे अमेरिका, हमारी तरफ से सीज फायर। किसी कंट्री को देखा है हारते हुए कंट्री जाता है हमेशा सीज फायर करा दो? कोई जीतता हुआ कंट्री जाता है कि सीज फायर करा दो? ये मेजर साहब है, आर्मी के ऑफिसर है, यही बताते हैं। यही तो मैंने कहा कि हम तो जीतते हुए थे, ठीक है ना, 6-0 से जीत रहे थे, 6-0। अब 6-0 से जीत रहे थे, 6-0। अरे फिर सीज फायर कराने अमेरिका क्यों गए? अरे जीत रहे थे तो आप दिल्ली तक पहुंच जाते, आप जीत रहे थे, दिल्ली पे झंडा लहराते अपना, सब तो हिला दी। हम तो नहीं गए। अरे अमृतसर ही जीत लेते, दिल्ली नहीं पहुंचते, अमृतसर ही जीत लेते। आप जीत रहे थे तो और मारते और गिराते, क्यों आप अमेरिका चले गए? जीतती हुई पावर, मैंने हिस्ट्री का ग्रेजुएट हूं, मैंने आज तक पिछले 5000 जस्ट अ मिनट पिछले 5000 साल में मैंने ये नहीं सुना है कि जीतती हुई पावर ने सीज फायर मांगी थी, मैंने नहीं सुना। 5000 साल में पहला हिस्ट्री आपने लिखी है कि जीतती हुई पावर सीज फायर मांगने गई थी। अच्छा ट्रंप ने टेरिफ वॉर की धमकी दी थी, कौन सा अखबार पढ़ते हैं? सेशल्स टाइम्स या अंटार्कटिका टाइम्स? एक धमकी नहीं थी उस टेरिफ वॉर की कि हम टेरिफ लगा देंगे अगर तुमने सीधा नहीं की। आप एविडेंस मांग रहे हैं। जस्ट मिनट, टेरिफ की कोई धमकी नहीं दी थी उन 4 दिन में, उस पूरे महीने में ट्रंप ने इंडिया को। आप ही बोल रहे हैं ये, और वो जो आपके पास ISI से ISPR से जो पर्चे आते हैं ना, उसे पढ़ना बंद कर दीजिए। लेट्स टॉक एविडेंस। आप मुझसे मांग रहे हैं सर, एविडेंस मुझसे ना मांगे, आप अपने DGISPR से एविडेंस मांगे कि वो 5 प्लेन 6 प्लेन 10 प्लेन जो आप बोल रहे हो उसका एक एविडेंस दे दो। एक फोटो आज तक रिलीज नहीं हुई, 1 साल हो गया, एक फोटो रिलीज नहीं हुई। आपके पास सैटेलाइट नहीं है, चाइना के पास सैटेलाइट नहीं है, ऊपर से दिखा दे। मुझसे एविडेंस मांग रहे हैं, इंडिया से मांग रहे हैं, अरे अपनों से मांगिए ना। इन्होंने ये भी बोला पहलगाम की न्यूट्रल इंक्वायरी करें, ठीक है, और इन्होंने ये भी बोला हमारी हिस्ट्री 711 से शुरू होती है, आपकी शुरू होती है 711 से, आपकी हिस्ट्री होती है। आप तो कहीं हिंदू थे, आप तो 3 जनरेशन 5 जनरेशन पहले मुसलमान बने, आपकी हिस्ट्री 711 से कैसे शुरू हो जाती है? आपके फादर के या परदादा के गर्दन पे तलवार लगाई और बोला मुसलमान बनो, तो आपने बाप उसको मान लिया, आप तो हिंदू थे। आपकी हिस्ट्री कहां से शुरू होती है जी? आपका नाम है बाजवा, चौधरी, आपके, मैं बताता हूं आपके नाम क्या है। आपके नाम है अवान क्या मुसलमान होते हैं? आपके यहाँ राजपूत, आपके यहाँ नाम कैसे हैं? ये सारे के सारे मुसलमान होते हैं। कौन सी कुरान में ये सारे नाम लिखे हैं जी? आपके यहाँ लोग बोलते हैं हम जाट हैं, बाजवा, चीमा, ये सारे के सारे ये तो हिंदू होते हैं ना। तो आपके सारे के सारे वही अरब से आए थे। आपके बाप को पकड़ के गर्दन पे तलवार रख करके बोला नहीं आज से तेरा बाप मैं हूं। हाँ, अब बच्चे भी उसी को बाप पल रहे हैं जिसकी तलवार लगाई थी। आप ही लोगों को कन्वर्ट किया तो उन्होंने। आपकी हिस्ट्री कौन सी शुरू होती है जी? आपकी हिस्ट्री तो इंडिया से। आप 711 से हिस्ट्री बता रहे हैं अपनी। वाह, मतलब जिसने आपके बाप को, दादा को मार दिया वो आपके बाप बन गए और आपने उधर से। अच्छा इस्लाम में मैंने बताया कि कुरान पाक की आयत है ला इकराहा फिद्दीन, दीन में जबर नहीं है। जो जबरन किसी को कन्वर्ट करता है, मारता है, जबरदस्ती इस्लाम में लाता है, वो हराम है। इस्लाम में खिराज का कंसेप्ट है, खिराज दें, हम आपकी सिक्योरिटी। मुझे कहानी मत सुनाइए, 90% कहानी मुझे मत सुनाइए। 90% दीन कन्वर्टेड है आपका। कन्वर्टेड नहीं है, बाय फोर्स कन्वर्टेड नहीं है, दोरे शमशीर कन्वर्टेड है। आपकी हिस्ट्री में लिखा है, आपकी हिस्ट्री में लिखा है, आपकी हिस्ट्री में लिखा है, और आपकी रिलीजियस बुक्स में लिखा है जो कन्वर्ट ना हो उसे काट दो। मैं आपको बता सकता हूँ जो कन्वर्ट नहीं हो उसे मार दिया गया है। यहाँ आपके हिस्टोरियंस ने लिखा है कि वो कन्वर्ट नहीं हुआ तो हमने मार दिया उसको। देखिए हमारे सिर्फ 2 सोर्सेज हैं, एक कुरान पाक है, एक हदीस है। इसके अलावा कोई कुछ कहता है तो वो गलत है, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है कि आप जबर नहीं कर सकते दीन में। नहीं, नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। आपने दुनिया में बड़ी चालाकी से टॉपिक चेंज कर दिया।
शेख साहब आपने, नदीम साहब आपने बहुत चालाकी से टॉपिक चेंज कर दिया। ओके बोले। असलियत ये कि आप सब कन्वर्टेड हैं, आपकी हिस्ट्री इंडिया से है, मैं 717 से नहीं है, तो उसी का जवाब 711 दे से रहा नहीं हूँ, है। उसी का जवाब दे रहा हूँ। जस्ट आप जवाब तो दो, लेट मी फिनिश, लेट मी फिनिश सर, 1%। लेट मी फिनिश, आपको तो आधा घंटा तो हो लेट गया मी बोलते, फिनिश सर, आधा घंटे से बोल रहे हैं आप। सर मैं 1%। 5 घंटे बोलूंगा, मेरा मुंह है, मैं खाना खाता हूँ, एनर्जी मिलती है, मैं अपने पैसे के मेरा मुंह नहीं है, हम नहीं बोलेंगे। तो आपके पास भी मुंह है, बोलिएगा। मेरी लेट मी फिनिश। अभी आपने शेख साहब ये कहा कि ला इकराह फिद्दीन, मुर्ताद की सजा फिर कत्ल क्यों है, इसका जवाब दीजिए। और फिर ये मुझे बताइए, टॉम कूपर इज अ वेल नोन ऑस्ट्रियन ऑथर ऑफ 52 बुक्स और मिलिट्री हिस्टोरियन है। वो ये कहते हैं कि इंडिया गॉट अ क्लियर कट एंड डिसाइसिव विक्ट्री। हाउ डू यू आंसर दैट? फिर कंक्लूड करते हैं। ऐसे तो पता नहीं कितने आगे कहते हैं। सिपरी का उन्होंने लाके बंदे को खड़ा कर दिया। मेरे सामने एक इंग्लिश प्रोग्राम था, मैं भूल गया कौन सा, तो उसमें सिपरी का वो वहां से वो स्विट्जरलैंड का कर्नल भी लाके इन्होंने खड़ा कर दिया। ऐसे तो यार आज ऐसे तो हमारे यहाँ जो है ना वो वॉशिंग मशीन के अवार्ड मिलते हैं कि यूरोप में सबसे बड़ा अवार्ड जो है ना ये वाली वॉशिंग मशीन लेकर आ गई। ये उसी तरह की बातें हैं शकील भाई, ये कोई क्रेडिबल बातें नहीं है। क्रेडिबल बातें होती है जो दुनिया के बड़े लोग करें, कोई ऑफिस करे, क्रेडिबल बातें आईएसपीआर से आती हैं, क्रेडिबल बातें सिर्फ आईएसपीआर से आती हैं। किसी कंट्री का स्पोक्स पर्सन बोले, आके बोले कि देखें ये कंट्री ऐसा है, इसने ऐसा किया है। अब मैं यही कह रहा हूँ कि भाई भारत को चाहिए कि अपने साथ किसी एक को मिला ले, तो वो भी मिलाते। फिर मैंने इनसे कहा कि देखिए दीन की 2 सोर्सेज हैं, कन्वर्ट हम हो सकता है सब हो, जैसे उन्होंने कहा, इनकी बात सही है, लेकिन बाय फोर्स नहीं है। क्योंकि कुरान के अंदर ये चीज आ गई कि जनाब ला इकराह फिद्दीन, जब ला इकराह फिद्दीन आ गया तो आप दीन में जबर नहीं कर सकते। अच्छा, अब आप पाकिस्तान में भी कहते हैं हिंदू चलेगा, सिख चलेगा। अरे भाई, और लड़कियों से शादी करके तो फिर भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप उन्हें। मुझे बताइए, जो बड़े बड़े आदमी थे, मर्द थे, कोई बाप था, कोई भाई था, कोई दादा था, कोई चाचा था, वो कहाँ चले गए? क्या उनको भी जबरदस्ती कन्वर्ट कर लिया और वो अभी तक बैठे हुए कन्वर्ट होके पढ़ रहे? ऐसा नहीं होता। आजादी के टाइम पे 13% हिंदू थे, आज 4% हैं। ये सबको देखें। हाँ, या तो ये उसी टाइम पर जो फसादात हुए उसके अंदर मारे गए, नंबर 1। देखिए कन्वर्ट नहीं, कन्वर्ट अगर जैसे आप कहते हैं कि जी, तो आप कन्वर्ट में लोगों को फिर शामिल ना करें। आपने खुद कह दिया, मार दिया, अब उनको शामिल ना करेंगे। सिख कहाँ चले गए जी, फला कहाँ चले गए? भाई वो उसी टाइम पे चले गए अगर तो थे, नहीं उसी टाइम पे नहीं गए। औरत को तो माफी चाहूंगा, औरत को आप कन्वर्ट, यार आधा घंटा तो बोल रहे ना यार सर। नहीं तो आप मैलिशियस प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना वसीम अल्ताफ साहब के साथ। मैं ये बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं फिर वो गायब हो रहा हूँ बार-बार। प्लीज कंटिन्यू यार कोई, अब ये मेरा ख्याल है काफी हो गया। वसीम भाई भी कह रहे हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक पे रख लें आप, जैसे बोलेंगे शकील भाई। जी, थैंक यू वेरी मच रोहित जी, थैंक यू वसीम साहब, थैंक यू मेजर साहब, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू रोहित भाई साहब। ओके सर, ओके।